एक्सेस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पहला कदम सीजन 4 में आप सभी का स्वागत है। पहला कदम के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिनका निवेश की दुनिया में कदम रखते वक्त खास ख्याल रखना चाहिए और कुछ ऐसी गलतियों की जिनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। अंग्रेजी में इसे हम डूज एंड डोंट्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस भी कहते हैं। लेकिन चलिए, बातचीत के लिए बतौर एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं SBI म्यूचुअल फंड के ED और CMO DP सिंह और CNBC आवाज के मार्केट्स एडिटर प्रदीप पंड्या। आप दोनों का ही स्वागत है। कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जाकर हम तक सवाल पहुंचा सकते हैं। शुरुआत करते हैं डूज एंड डोंट्स से पहले एक बेसिक खाका अगर मैं पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कहना चाहूँ। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हम अपने जहन में रखते हुए भी उसे अप्लाई नहीं करते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस बिहेवियर में। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे पहले मुझे बताइए कि बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होते हैं। जी, आपने बहुत ही बेहतर मुद्दा जो आप डिस्कस कर रहे हैं। आप देखो, हम सारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, और हमें सब मालूम है जब बजट आता है, जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो हम कहते हैं कि ये रिपो रेट है, ये रेट है, वो इस पे 6.25 हो गया, 6.5 हो गया। परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। हम कभी उस पर रिलेट नहीं करते। राइट। अगर रिपो रेट को पॉलिसी रेट बोला जाता है 6.25%, अगर मेरा एक भी पैसा है जिस पे मेरे को पॉलिसी रेट से कम मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं उतना या उससे थोड़ा कम नहीं ले सकता? सबसे पहले तो वो चीज़ है। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले मुद्दा ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस। इफ आई एम लिविंग, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाई शुड आई गेट लेसर देन व्हाट द पॉलिसी रेट इज? तो उसका क्या क्या जरिया है? मैं उसको या तो अपने करंट अकाउंट में रखता हूँ या घर पे कैश रखता हूँ। लेकिन उससे पहले जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो क्या मेरे लिए मेरे गोल्स को अलाइन करना, उन्हें पहचानना और उसके मुताबिक अपनी रिस्क एपेटाइट जानना, क्या ये प्राथमिकता नहीं हो सकती मेरी? ये तो आप बहुत आगे की बात कर रही हैं। हाँ। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि मेरे परिवार में किसी ने प्राइवेट नौकरी नहीं की थी और मेरे बाद किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की है। तो वहाँ से आप ये समझिए कि चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। हाँ। कि आप एक बार अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आ गए, क्योंकि आपके पास वो एश्योर्ड जॉब नहीं है सबसे पहले तो, कि जब तक आप 58 या 60 साल के नहीं हो जाते उस दिन तक आप नौकरी में रहेंगे। हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा, हर 10 साल के बाद एक पे कमीशन आएगा और उसके बाद फाइनली आपको पेंशन मिलेगी। तो गारंटी जब चली गई है आपकी लाइफ से, अब आप अपनी प्लानिंग खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरा कोई तो करने वाला है नहीं। तो जब आप काम कर रहे हैं, जिस समय आप कमा रहे हैं, उस समय आपको अपनी चिंता करनी है कि आप अगर किसी दिन आपकी नौकरी बदली या आपको नौकरी छोड़नी पड़ी या आपकी कंपनी बंद हो गई, आपकी कंपनी NCLT में चली गई, बहुत कुछ होता है ना आजकल। तो आप क्या करेंगे? और इसके साथ ही साथ जिस दिन आप रिटायर होंगे 60 साल के बाद, उस दिन आप क्या करेंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि आप 58 या 60 साल की उम्र तक काम कर पाएंगे? अगर आप काम नहीं कर पाए, अगर बीच में आप किसी बीमारी के शिकार हो गए, किसी दुर्घटना के शिकार हो गए, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से आप आगे काम ना कर पाए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें, जो अनिश्चितताएं इतनी बढ़ गई हैं, रिस्क काफी ज्यादा है और वो सारा का सारा रिस्क आपको अपने हाथ में उठाना है। इसलिए अब फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। आज भी हमारे परिवार में जो लोग PSUs में हैं, रिटायर हो रहे हैं, होने वाले हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी चिंता करते हैं। मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है प्रदीप। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हर कोई कर रहा है, क्योंकि पेंशन पर्याप्त लगती नहीं है सरकारी नौकरी में। एटलीस्ट ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, आपको कितना करना है, आपको कैसी लाइफस्टाइल जीनी है, इवन रिटायरमेंट के बाद आपके बहुत सारे गोल्स होते हैं जो लोगों को पूरे करने होते हैं, जिसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और दूसरा थोड़ा सा मैं इसको, जो आपने बोला कि अभी ट्रेंड बदल गया है, उसमें ये भी है NPS आने के बाद जितने भी नए एम्प्लॉइज आ रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पेंशंस। उनको जो भी है NPS के थ्रू ही, जो एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल कोई अंतर रह ही नहीं गया है। प्राइवेट सेक्टर भी का एम्प्लॉय भी NPS में या कहीं भी डाल सकता है, और पब्लिक सेक्टर को तो नेसेसरली देयर इज नो पेंशन फंड्स एनी मोर। तो जो एक मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट कौन से ईयर के बाद जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ भी हैं,
उनको भी दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पेंशंस. सो दैट इज व्हाट. बट फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए मस्ट, और हर एक व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के मुताबिक अलाइन करना ही पड़ेगा. राइट. So that there is no second thought about it. Financial planning, अब ये नहीं है कि it's not a choice, it's a necessity. You have to do it. जैसे खाना खाना जरूरी है, ऐसे अपने फाइनेंशियल प्लान करना भी जरूरी है. ठीक है. तो ये आपने अच्छा याद दिलाया, क्योंकि ये एक शिकायत है जो बाद में ज्वाइन करने वाले लोग अक्सर करते रहते हैं. लेकिन एक इसमें अपसाइड भी है. वो ये कि अब आज की तारीख में हमारी जो पीढ़ी है वो खुद से तय करती है कि उनको रिटायर कब होना है. एग्जैक्टली. हाँ. इसलिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत उपयोगी है. और आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, क्योंकि जब मैं गया तो मुझे उन्होंने बताया तो मुझे बड़ा सरप्राइज भी हुआ. वो एक फिगर बता देंगे, आपकी तमाम लायबिलिटीज और एसेट्स का हिसाब आप उनको दीजिए. वो आपको कहेंगे जी इतने पैसे जिस दिन आपके पास जमा हो जाए उस दिन आप रिटायर हो जाइए. ओके. और ये अमाउंट हर साल बदलता रहेगा. यानी आज रिटायर होना चाहते हैं तो आपको इतने पैसे चाहिए, या तो आप 3 साल के बाद इतने पैसे जमा कीजिए और रिटायर हो जाइए, या 10 साल के बाद इतने जमा कीजिए और रिटायर हो जाइए. तो बस आप प्लान कीजिए, रिटायर हो जाइए और फिर एंजॉय कीजिए. बिल्कुल. लेकिन केवल प्लानिंग से काम नहीं चलता है, आपको उसके मुताबिक निवेश भी करना होता है. तो तमाम अनिश्चितताएं हैं यहाँ पर. उसके साथ साथ आपकी जीवन शैली बढ़ती रहती है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ती रहती हैं. अब ऐसे में कुछ चीजें हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में जो आपको करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, मतलब डूज एंड डोंट्स. सबसे पहले गोल सेट करें. गोल सेट करना सबसे पहला है, और गोल के ऊपर आपने जो डिसाइड कर लिया उसके ऊपर दृढ़ रहना बहुत ज़रूरी है. जो अक्सर जो प्रॉब्लम आती है कि आज मैंने अपना गोल सेट कर लिया, गोल सेट करने के बाद मैं उसको मतलब मेरे को उसमें कोई अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए. चाहे मार्केट की तरफ नहीं देखना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. अगर मैंने एसआईपी कर दिया एक पर्टिकुलर अमाउंट का जो गोल बेस्ड है, तो अगर 6 महीने मार्केट डाउन जाता है तो मेरे को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपने मार्केट में इक्विटी मार्केट में पैसा लगाया तो इक्विटी मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन रिटर्न नहीं देगी. ये वॉलेटाइल रिटर्न होगी, एंड वॉलेटिलिटी ही ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा रिटर्न देने वाली है आने वाले टाइम में. तो वो एक ज़रूरी है कि ना सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान बनाना, पर उसके ऊपर दृढ़ रहना और उसके ऊपर काम करते रहना. उसको आप अलाइन कर सकते हो ऑन टुवर्ड्स अपवर्ड, कि आपने अगर किसी को सोचा कि मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए इस काम के लिए, आप 10 का 15 लाख कर सकते हो. कि जैसे आपने वो जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बोला कि हम लोग अपनी जीवन शैली में जब सुधार होता है तो हमारे गोल भी डायनामिक हो जाते हैं. Exactly. आज मैं कुछ सोचता हूँ मेरे को इस चीज़ के लिए अगर 50 लाख चाहिए, तो मे बी 2 years डाउन द लाइन आई विल फील कि नहीं 50 लाख तो कम है, 1 करोड़ चाहिए. तो उसको तो उस हिसाब से अपने को अलाइन करना चाहिए, और अपनी मेरी इनकम क्या है उसके साथ तो ऑफ कोर्स अलाइन करना पड़ेगा. तो थोड़ी सी मेरे यहाँ से रियलिस्टिक गोल प्लानिंग की भी जरूरत होती है. सबसे पहले तो गोल की सही गोल भी होना चाहिए. आपका गोल क्या है? फाइनेंशियल गोल आप किसी से पूछे और उसने बताया कि मुझे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, एक शादी करनी है. ये गोल नहीं है. गोल में बहुत ज़रूरी है कि पहले आप ये तय करें कि आप जो काम करना चाहते हैं. जैसे मुझे घर लेना है, तो आपको किस प्राइस तक, कितने दाम तक का घर मिलेगा, इसका आपने हिसाब लगाया. उसके बाद वो भी कितने सालों के बाद करंट वैल्यू पे काम. तो मैं आ रहा हूँ अभी. उसके बाद आपको उसमें से कितना पैसा खुद अपनी जेब से देना पड़ेगा. तो अगर मुझे 1 करोड़ का घर लेना है और मैंने हिसाब ये किया कि मुझे 20 लाख रुपए अपनी जेब से निकालने होंगे, तो वो 20 लाख रुपए अब मुझे जमा करने हैं. वो 20 लाख रुपए मुझे कब तक जमा करने हैं, जो आप बता रही हैं, वो तारीख तय करनी पड़ेगी. फिर उस समय अगर घर के दाम और बढ़ने की, अभी तो बढ़ नहीं रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन अगर बढ़े तो उसका भी हिसाब करना होगा. तो 2 चीज़ें गोल के सेट करते समय बहुत ज़रूरी है. एक, तारीख तय कीजिए कि कितने वक्त में आपको ये गोल अचीव करना है. दूसरे, हिसाब लगाइए, जितना भी रफ हो, जितना सटीक हो, 90% भी सही पड़ा तो ठीक है, कि कितने अमाउंट की ज़रूरत है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में जब आप गोल सेट करते हैं तो ऐसा रफ केवल ये गोल करना है नहीं, कब तक करना है और उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है. जब तक ये 2 चीज़ें आपने तय नहीं की तो फिर आप प्लान क्या करेंगे. मुझे मालूम है कि मुझे 5 साल में इतने पैसे सेव करने हैं, तो मैं हिसाब करूंगा ना कि मुझे हर महीने इतने सेव करने हैं. तब मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि कौन सी स्कीम मैं ले लूं. तो फिर वो मुझे हिसाब लगा के बताएंगे कि जी आप ये वाला प्लान ले लो मेरे म्यूचुअल फंड का अगले 5 साल के लिए, या ये चीज़ें ले लो, इसमें इतने इतने पैसे डालो, तो 5 साल में जो आपका गोल है 20 लाख रुपए का जो भी अमाउंट है वो पूरा होगा. लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है, ये डिटेल पता नहीं है कि कब तक और कितना, तो इसका जवाब कोई एक्सपर्ट आपको नहीं दे सकता. कई बार हमने देखा है कि गोल्स को पूरा करने के लिए लोग अलबल निवेश भी कर देते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी बच्चों की पढ़ाई का जो लक्ष्य होता है और रिटायरमेंट के गोल्स जो होते हैं. बहुत सारे लोग एक तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद लेते हैं इसके चलते, और ये आपके गोल्स को कभी भी एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी आप
आपके गोल्स पूरे नहीं करेगा। बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। क्या है कि ये ह्यूमन बीइंग्स पीपल आर जनरली कैरिड अवे बाय द वेरी वेरी गुड एड्स। हाँ, तो उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस में आप एक मान के चलिए कि इंश्योरेंस में दे हैव डीप पॉकेट्स एंड दे कैन गिव वेरी स्मार्ट एड्स। तो दैट्स आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग अगेंस्ट इंश्योरेंस, बट अगर आपको सिर्फ इंश्योरेंस में सिर्फ सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, टर्म इंश्योरेंस आप ले लीजिए, उसके साथ म्यूचुअल फंड ही एक सही जो है, जो चल भी रहा है कैंपेन म्यूचुअल फंड सही है। तो किसी भी गोल के लिए म्यूचुअल फंड से सस्ता कोई भी प्रोडक्ट आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी जाएगा, जो भी खर्चा उस स्कीम के ऊपर पड़ेगा, वो आपके पैसे में से ही निकलना है। हाँ। और उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आप कौन सी प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और आप 15 से 20 साल की कमिटमेंट दे रहे हैं किसी चीज़ पे, और उस पर टोटल कितना एक्सपेंस आ जाएगा, वो सारा देखना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर विल नेवर गाइड यू टू गो इन फॉर द इंश्योरेंस। आई हैव मेट so many responsible financial advisors, they don't give you the advices. राइट। तो वो नहीं किसी का, मैंने एक भी ऐसा कोई बढ़िया फाइनेंशियल बढ़िया क्या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल प्लानर नहीं देखा जिसने बोला हो कि बच्चे की पढ़ाई के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो ए रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो उसको एक सही दिशा में, सही चीज़ में, जैसे प्रदीप जी ने बोला, गोल के बारे में सही और रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। बिल्कुल। एंड इसको डायनामिक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले, जैसे अब आज की डेट में कॉलेज की फ़ीस कितनी होने वाली है, मैं 20 साल पहले थोड़ी सा सोच सकता हूँ। वो इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इट्स डायनामिक, एंड आई हैव टू रीअलाइन फॉर दैट। राइट। आई कैन पुट इट व्हाट पोर्शन, एंड अप टू 90% भी अगर मेरे को गोल हो जाता है जितना मैंने पैसा सोचा, तो दैट शुड बी गुड एनफ। तो गोल्स यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो इंश्योरेंस की बात सिंह साहब कह रहे थे, देखिए इंश्योरेंस सबसे पहली चीज़ होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगर एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर है तो आप उससे जाके पूछेंगे मैं पैसे कहाँ लगाऊं, सबसे पहले वो आपसे कहेगा इंश्योरेंस लिया है। और ये हमारे आपके तो इतने सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो आते हैं आपके शोज पे, उनमें से किसी से भी आप पूछिए, उनका सवाल यही होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो आपके पास है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद आप कुछ नया वेल्थ क्रिएट करने की सोचेंगे ना। राइट। अब जो सिंह साहब कह रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत है, जैसे अगर मैं किसी फाइनेंशियल प्लानर से मिला और मैंने उससे पूछा कि भाई मेरी इतनी उम्र है, मेरी करीब 20 साल की अभी काम करने की उम्र बाकी है, 2 बच्चे हैं, ये परिवार है, इतने डिपेंडेंट है, मेरा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, होम लोन है, तो उसने कहा कि आप कम से कम 2 करोड़ का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। अब अगर मैं 2 करोड़ का एक एंडाउमेंट प्लान ले लूँ तो मेरी सैलरी कम पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी तो आप ले ही नहीं सकते। इसलिए आपको इंश्योरेंस की भी जो ज़रूरत है, अगर आप उसको सही तरीके से एसेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले तो टर्म प्लान लेना है। और आपने एक तो इंश्योरेंस, अगर आपने बड़ा एंडाउमेंट प्लान ले लिया तो 2 गड़बड़ हो गई। एक, आपका इंश्योरेंस कम हो गया, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम हो गया, और दूसरे कि आपकी जितनी सेविंग की रिक्वायरमेंट है, जो वेल्थ क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी नहीं हुई। तो एक बैलेंस इसके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एडवाइस ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कॉन्फ्लिक्ट होता है दिमाग में कि हमने टर्म प्लान लिया हुआ है जो एक हमें सीमित अवधि तक ही कवर करता है, उसके बाद हमारा क्या होगा। इन तमाम पहलुओं पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। और इस बीच अगर कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए तमाम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के एड्रेसेस पे अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक्सेस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। पहला कदम में आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की डूज एंड डोंट्स के बारे में, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने टर्म प्लान के बारे में अब तक बात की है, तो सिंह साहब मुझे आपसे ये पूछना है, क्योंकि बहुत दर्शक सवाल लगातार मुझे भेजते रहते हैं मेरे शो के लिए। एक कॉमन माइंडसेट जो मैंने पढ़ा है लोगों का टर्म प्लान को लेकर, जागरूकता इसको लेकर बढ़ रही है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन 70 साल की उम्र तक हमें कवरेज मिल गई, 80 साल तक की कवरेज मिल गई, उसके बाद हमारा क्या होगा। जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि कोई भी अनहोनी हो जाती है उसके बाद आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, वो काफ़ी हद तक अभी भी लोगों के दिमाग में है, और इसीलिए टर्म प्लान को शायद एक्सेप्ट करने में लोगों को दिक्कत होती है। देखो, आज की डेट में ये भी बहुत बड़ी बात है कि 80 साल तक हो गया है। हाँ, बिल्कुल। ज़्यादा कुछ साल पहले 60 से ऊपर नहीं होता था। 60 से ऊपर नहीं था। 60 से 70 हुआ, 70 से 80 हुआ, तो आज की डेट में जो हमारा एवरेज लॉन्जिविटी है वो बढ़ रही है। देयर इज नो डाउट, देयर इज ए निश
जिसको 80 साल के ऊपर भी चाहिए। हाँ। तो मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से एक फैमिली जो पॉलिसी होती है, तो नेचुरली व्हेन यू आर 80 इयर्स ऑफ एज यू आर पार्ट ऑफ ए बिग फैमिली, राइट। तो फैमिली बुके में अभी भी टर्म इंश्योरेंस 80 के बाद का कवर होता है। ओके। एक तो वो बात है, लेकिन दूसरी बात मुझे ये भी है कि आपको उतना कवर क्यों चाहिए? आपकी लाइबिलिटीज तो उस उम्र तक खत्म ही हो जाती है ना लगभग। एब्सोल्युटली, उसमें ऐसी तक आपके यू हैव टू अर्न फॉर योरसेल्फ, एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ योर मेडिकल एक्सपेंसेस, बिकॉज ऑफ योर स्टे। ये भी आमतौर पे माना जाता है कि 80 साल के बाद व्यक्ति जो अपने घर पे रह रहा है, कोई ऐसा भी नहीं है कि किराया दे रहा है या कुछ ऐसा, जनरली नहीं है। तो ऐसा नहीं मैं कहता कि नहीं हो सकता, पर 80 साल का अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी देखें तो 80 साल तक का कवर मिलना जो शुरू हो गया है एक बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी मेरे को मालूम है 60 साल तक का कवर लेने में भी दिक्कत आती थी पहले, क्योंकि इंश्योरेंस प्राइस प्रीमियम बहुत बढ़ जाता था। परंतु इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार जो यंगस्टर्स होते हैं वो इसमें होते हैं कि मेरा तो प्रीमियम जो है, मेरा टर्म इंश्योरेंस मेरी कंपनी करवा रही है, मेरा कॉर्पोरेशन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे इंश्योरेंस कवर है, मेरे को अपना लेने की ज़रूरत नहीं है। बट टू टेक केयर ऑफ दैट ब्लैक स्पॉट्स व्हेन यू आर नॉट इन सर्विस, और जब अगर आप सोचो कि मैं अब रिटायर होने के बाद अपना कवर ले लूँगा, तो शायद वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उस वक्त आपकी जो कमाई सीमित रह जाएगी और उस वक्त आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी एट द एज ऑफ 50 और 60 विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो यू मस्ट गेट द पॉलिसी इन एडवांस व्हेन यू आर यंग, इन एडिशन टू योर वट एवर इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ इंश्योरेंस का हिस्सा। मतलब उससे नहीं होना चाहिए कि मैं तो एक जगह काम कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं जाऊँगा मेरी कंपनी मेरा इंश्योरेंस ले लेगी। आपके पास अपना खुद का इंश्योरेंस इन एडिशन टू भी होना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन प्रदीप इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और स्पेसिफिकली फॉर यंगस्टर्स, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक्स की बात करें तो उन्हें सेव करना शुरू कर देना चाहिए। सेव एंड एग्जैक्टली स्टार्ट सेविंग एटलीस्ट, ये आपका पहला कदम हो गया निवेश के प्रति। और इसमें मेरा अनुभव यह है कि जब तक आप कमिट नहीं करेंगे आप सेव नहीं करेंगे। मतलब शुरुआत में जब आप अपने 20s में हैं, आपने काम करना शुरू किया, उस समय आप जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। हाँ। तो आपकी सैलरी कितनी भी हो, किसी ने 25,000 से शुरू किया है उसको भी पैसे कम पड़ते हैं, किसी ने 2.5 लाख से शुरू किया है उसको भी पैसे कम ही पड़ते हैं उस उम्र में। तो आपको कमिट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। इसलिए आप आमतौर पे हमने ये देखा है कि जैसे मेरा अपना भी अनुभव है कि आप थोड़ा वक्त के पहले ही एक घर लेने का फैसला कर लीजिए और ले लीजिए। एक बार EMI शुरू हो गई तो वो फोर्स सेविंग अपने आप में हो जाती है। ऐसे ही एक SIP आप शुरू कर दीजिए, और आपने शुरू कर दिया, एक बार आपको लगता है कि पैसे नहीं बच रहे, मेरी तनख्वाह भी बहुत कम है, इतने पैसे में तो मैं क्या बचाऊं, मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर आपने 500 रुपए या 1000 रुपए का भी SIP शुरू कर दिया, वो पैसे निकल जाते हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ते, ये तो निकल गए अकाउंट में, कभी आए ही नहीं थे, ऐसा आप मान लेते हैं। वरना आप कभी सेव नहीं कर पाएंगे। तो कमिट करना बहुत जरूरी है, और वही एक मात्र रास्ता है। मेरे कुछ दोस्तों ने ये भी आजमाया है, या उनके पेरेंट्स ने उनको आजमाने पे मजबूर किया। शुरुआत में उनसे ये कहा गया कि आपकी सैलरी में से इतना हिस्सा आप घर पे दोगे। ऐसा नहीं कि उनके पेरेंट्स ने यूज कर लिया, लेकिन उन्होंने सेव किया, क्योंकि उनको पता था कि अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी आपके लिए काम करता हो, जो भी तरीका आपके लिए सही लगता हो, लेकिन कमिट कीजिए, तभी बचेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं महीने की 29 तारीख को बैठ के देखूंगा कि कितने पैसे बचे, अब मैं क्या सेव करूं, तो कभी कुछ नहीं बचेगा। मुझे याद है कि मेरे डैड ने मुझे कहा था PPF में खाता खोल लो आप, आपकी सेविंग कहीं नहीं हो रही है। तब तक SIP के बारे में, शायद म्यूचुअल फंड के बारे में इतनी जागरूकता थी नहीं। बट खैर, यंगस्टर्स के लिए पैसे बचाना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट। लेकिन हम अगर आगे बढ़े, आपने टर्म इंश्योरेंस की तो बात कही है, मेडिकल इंश्योरेंस भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप भले अपने लिए इंडिविजुअल प्लान ले या फैमिली फ्लोटर ले, कम से कम इस बात पे निर्भर ना रहें कि मेरी कंपनी ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है। देखो, प्रदीप जी ने जो बात की थी पहले कि शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत आप पहले सेव करना शुरू करो, उसके बाद इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, SIP करना है, वो पहले कदम के बाद दूसरा कदम हो गया आपका। तो वो एक बहुत ज़रूरी है जो आप कह रही हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। बट मेडिकल इंश्योरेंस में जनरली ये ईयर ऑन ईयर मिलता है, इट्स नॉट ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाइक टर्म पॉलिसी। बट उसमें अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं आप सर्विस में हैं, और अगर आपके पास मेडिकल कवर है, तो मे बी इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप एडिशनल लो उसके बारे में। जैसे मैंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में बोला कि आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपका कमिटमेंट 30 साल का हो गया, और जो रेट आपको मिलेगा जनरली आज की डेट में जो व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसमें
I have seen more than 90% of the companies that don't cover you, that cover the whole family. तो वो फैमिली के लिए वो एक बहुत अच्छी बात है. बट जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो ट्रेडिंग में है या जो ट्रेडर्स हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस उनको अवश्य लेना चाहिए. बिल्कुल. प्रदीप, आजकल तो मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो की नीड है एक तरह से. आप मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, उसके बाद क्रिटिकल इलनेस ले लीजिए, आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी ले लीजिए. एक पूरा बुके है जो आपको आज की तारीख में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल प्लान्स भी आ गए हैं जो आपको लेने चाहिए. कुछ पॉलिसीज आप राइडर के तौर पे ले सकते हैं, कुछ आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज ले सकते हैं. इसमें मेरा बहुत सारा प्रीमियम जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो हम अनिश्चितताओं की बात करते हैं उससे काफ़ी हद तक मुझे कवरेज मिल जाएगी. ये तो है. और ऐसी स्थिति में एक बेहतर ऑप्शन जो होता है वो एक फ्लोटर प्लान का होता है कि आप पूरी फैमिली के लिए एक कवर लें, ताकि आपको एक सस्ता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऑप्टिमल रेट पे आपको सभी के लिए और एक अच्छे अमाउंट का कवरेज मिल जाए. क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. आप किसी भी क्रिटिकल बीमारी में अगर हॉस्पिटलाइज हो गए तो हर दिन में लाख का बिल शुरू हो जाता है. तो इस तरह की स्थिति के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और ये एस्केलेट हो रहा है. तो फ्लोटर लेने से ये फ़ायदा होगा कि एक अमाउंट अच्छा होगा, और बड़े अमाउंट के लिए आपको एक रीजनेबल रेट पर ये कवरेज मिल जाएगा. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझकर और सही अमाउंट के लिए अपना कवरेज ज़रूर लें. उसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा तमाम चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि आपको खुद से एक कॉल लेने की ज़रूरत है कि आप किस हद तक अपनी कवरेज चाहते हैं, कितना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा किसी के लिए फैसला लेना, लेकिन एक बेसिक कवर आपके पूरे परिवार के लिए. और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि हर कोई आदमी जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर आपको लगता है कि किसी दिन इनकी लायबिलिटी मेरे ऊपर आ सकती है, ये मैं कह रहा हूँ आज के समय में इन लॉज के हिसाब से, अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर वो खुद ले सकते हैं आप उनसे कहिए कि आप ले लो. और अगर वो नहीं ले सकते तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो भी कवरेज हो. तो आप ये नहीं सोचिए कि ये मेरा है और वो नहीं. आपके ऊपर जिसकी भी लायबिलिटी आने वाली है, यू हैव टू इंश्योर कि वो फुल्ली कवर कर ले. बिल्कुल. लेकिन अगर हम आगे बढ़े और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, बहुत सारे लोग रिस्क लेने से डरते हैं. अक्सर हम कहते हैं कि आप जितना रिस्क लेंगे हो सकता है आपको मुनाफा भी उतना ज़्यादा हो, लेकिन नहीं रिस्क लेना तो सबसे बड़ी रिस्क है मेरे ख्याल से लाइफ की. फाइनेंशियल प्लानिंग में रिस्क लेना कितना ज़रूरी है? रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी है. आपने अभी कुछ दिन पहले आपने बोला कि आपके पापा ने आपको बोला पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए. तो पीपीएफ अकाउंट में आपको एक निश्चित ब्याज मिलता है. ओके. और इक्विटी मार्केट्स में आपको निश्चित ना हो गया, अनिश्चितता के साथ ज़्यादा मिलता है. हमने एक स्टडी की थी, अगर पीपीएफ किसी ने 20 साल पहले शुरू किया है और हर साल वो 1.5 लाख रुपया डालता है, तो आज की डेट में पीपीएफ में उसका पैसा करीब 60 लाख के करीब बनता है. और अगर उसने वही पैसा ईएलएसएस में डाला है तो आज उसकी वैल्यू 3 करोड़ से ऊपर है. तो वो जो चीज़ है, अनिश्चितता जो है, वो उसी के लिए आपको उसका रिवार्ड मिलता है. यू हैव टू पे फॉर दी अनसर्टनिटीज. इफ यू आर टेकिंग ए रिस्क, अगर आपको पीपीएफ, मैं ये नहीं कहता पीपीएफ एक गलत है. कुछ एटलीस्ट शुरुआत कीजिए, कुछ पैसा पीपीएफ में डालिए, कुछ पैसा आप ईएलएसएस में डालिए. और अभी तो ये जो इस साल बजट में जो हुआ कि 5 लाख तक, तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है. एक्चुअली लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये सैलरीड क्लास के लिए कुछ बड़ा बेनिफिट हो गया है. तो उसमें ये हो गया कि अभी 5 लाख तक अगर टैक्स फ्री है और उसके बाद आपको 1.5 लाख रुपए तक का ईएलएसएस का बेनिफिट मिलता है, 50,000 का आपको इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, तो 7 लाख रुपए तक का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. तो जितना भी पैसा आपका बचा है, चाहे वो 12 से 15,000 है, तो वो उस पैसे को आप अगर देखें, सिर्फ टैक्स वाले पैसे को ही अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इट कैन बी ए बिग अमाउंट. चलिए इस नोट पे फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चर्चा बरकरार है ब्रेक के उस पार. और उससे पहले आपको बता दें कि हमने ऑनलाइन डिजिटल कोर्स भी शुरू किया है, जिसमें आप पहला कदम की वेबसाइट पर जाके हिस्सा ले सकते हैं. एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज पहला कदम सीजन 4. पहला कदम में आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक्स पर और डूज एंड डोंट्स पर चर्चा हो रही है. आगे बढ़ाते हैं. प्रदीप, डाइवर्सिफाई करना अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाए. अच्छा भी है और बुरा भी है. डिपेंड्स इस बात पे करता है कि आप करना क्या चाहते हैं. तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी आप पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगा रहे हैं, कुछ आप डेट में भी लगा रहे हैं, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी में भी लगा रहे हैं. तो आपकी अपनी ज़रूरत पे काफ़ी हद तक ये बात निर्भर करती है.
तो सबसे पहले आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मुझे लगता है इस एक सवाल का जवाब अगर आप दे देंगे तो उसके बाद आपके सारे दूसरे डिसीजन की कहाँ कितना एलोकेशन करना है, किस हद तक मुझे डाइवर्सिफाई करना है, वो सब अपने आप उसके अंदर से ही निकलता है। तो रिस्क का जब हम नाम लेते हैं ना तो लोगों को लगता है कोई बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है, कुछ तो एक फंडा है जिसकी बात ये एक्सपर्ट लोग करते रहते हैं। मेरे हिसाब से रिस्क सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जिस दिन आपको पैसे चाहिए क्या उस दिन आपके पास पैसे होंगे जितने आपको चाहिए। इस एक सवाल का आपको जवाब देना है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगर आपको अंदाज़ा है कि मुझे साल भर के बाद इतने पैसे चाहिए, 3 साल के बाद इतने पैसे चाहिए, 10 साल के बाद इतने पैसे चाहिए, तो बाकी सारे डिसीजन उसके ऊपर ही फ्लो करते हैं। शेयर बाजार में भी जो हम हमेशा बात करते हैं तो मैं कहता हूँ रिस्क सिर्फ एक ही है कि आपने जिस दिन बेचना है, जिस दिन आप शेयर बेचने वाले हैं, उस दिन अगर शेयर नीचे आ गया तो वो आपका रिस्क है। और जब तक आप बेचने वाले नहीं हैं, जब तक आप शेयर लेकर बैठे हैं, तब तक शेयर का भाव कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। बेचने वाले दिन क्या होगा इससे फर्क पड़ता है। तो इसलिए जो आपने पहला सवाल पूछा डाइवर्सिफिकेशन वाला, तो अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड भी हो सकता है कि अगले साल भर के बाद आपने जो पैसा लगाया है उससे आधा हो जाए। कभी कभी जब बहुत बुरा मार्केट होता है, जैसे 2008 में हुआ था, जैसे काफ़ी सारे मिड कैप स्कीम्स में हमने काफ़ी ज़्यादा गिरावट खास तौर पे आते हुए देखी है, 2018 के साल में होता है। तो 12 महीने के बाद आपने जो पैसे इक्विटी में लगाए हैं वो काफ़ी नीचे भाव जा सकता है, लेकिन 3 साल के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। 5 साल के बाद जो डेटा बता रहे हैं, आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 5 साल के बाद अमूमन आपने इक्विटी में जो पैसे डाले हैं उतने पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे। एक्चुअली तो उससे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर बहुत बुरा साल भी गया हो कभी कि आपने बहुत ऊपर डाले और बहुत नीचे, तो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए है कि आपके गोल्स कब कब अचीव करने हैं आपको। अगर आपका 1 साल का गोल है तो वो पैसे कहीं एक जगह जाएंगे, 3 साल के बाद आपको जो पैसे चाहिए वो दूसरे तरह के निवेश में जाएंगे, 5 साल वाले तीसरे में जाएंगे, 10 साल से ऊपर वाले चौथी तरह के निवेश में जाएंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन केवल डाइवर्सिफाई करने के लिए नहीं, लेकिन आपके गोल के साथ अलाइन करके करना पड़ेगा। ऑलराइट, यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए। भले ही आपने लंबी अवधि का अपना निवेश रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को देखें ही ना। कम से कम 6 महीने में या साल में एक बार तो आपको मॉनिटर करना ही चाहिए कि आपका फंड परफॉर्म कैसे कर रहा है, आप अपने गोल्स के कितने करीब आप पहुँच रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन और ये जो इसका परफॉर्मेंस देखने हैं, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। जो प्रदीप जी ने बोला उससे अलावा 2-3 और चीज़ें हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है उसमें? एक तो इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, एक आम व्यक्ति, आई कांट एक्सपेक्ट कि उसको कंपनी के बारे में हर एक चीज़ की नॉलेज है या उसके पास वो स्किल सेट है कि वो कंपनी के बारे में पूरी तरह से जान सके। तो वो स्किल सेट के लिए एक सेपरेट टीम जो जिनका 24/7 पूरे 24 घंटे यही काम करना है उन्होंने, कि जिन जिन कंपनी में पैसा लगाया उसकी मैनेजमेंट के बारे में, उसके सेक्टर के बारे में, वो उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है। तो उसके लिए डाइवर्सिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो भी गया, सपोज आपने एक कंपनी में लगाया और एक कंपनी का कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसी चीज़ निकल के सामने आ गई कि जिसकी वजह से अब बहुत नुकसान हो गया। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सत्यम। किसी ने नहीं सोचा था, सब म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगाया था, पर किसी म्यूचुअल फंड का पैसा भी 2-3% से ऊपर नहीं होगा। अगर आपने उस कंपनी में पैसा लगाया है और ऐसी चीज़ वापस बाहर आ गई तो आपका पूरे का पूरा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। बट इफ़ यू आर पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, कहीं 2% 3% अगर ज़ीरो हो भी गया तो देयर विल बी सो मेनी अदर कंपनीज विच विल बी गिविंग यू द रिटर्न्स। और दूसरा, जैसे इकोनॉमिक साइकिल चलता है उसके हिसाब से अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया या किसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में पैसा लगाया है, और टाइम के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से वो अपने आप चर्न होता रहेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो और तीसरा जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लिक्विडिटी। बिल्कुल। इफ़ यू आर पुटिंग इन ए स्कीम, तो स्कीम ऑलवेज कीप सम लिक्विडिटी ऑन द बेसिस ऑफ, आज जब हम बैंक में भी पैसा लगाते हैं और हमें ये मालूम है कि लिक्विडिटी है, ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं उनका सबका पैसा कैश पड़ा हुआ है कि आप कभी भी ले सको। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना विड्रॉल होगा। उसी तरह म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि आज आपको पैसा चाहिए, आज आप दीजिए, आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो कुछ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, आपका ओवरऑल रिटर्न जो है वो मार्केट से ऊपर होगा। परंतु निवेशक को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए
कि जब भी पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं और जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे सपोज एक डिवर्सिफाइड फंड में पैसा लगा रहे हैं, द फॉर्च्यून्स या किसी भी फंड की किस्मत मार्केट की किस्मत से अलग नहीं हो सकती। अगर मार्केट ऊपर जाएगी आपका फंड ऊपर जाएगा ही जाएगा, जाना चाहिए, और जितनी मार्केट ऊपर गई है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर मार्केट नीचे जाती है, सपोज 5% मार्केट नीचे गई, अगर आप एक अच्छे फंड में हैं तो आपका जो NAV डाउनवर्ड शुड बी लेस देन 5%। सो दैट इज समथिंग, दैट इज द वर्क ऑफ द म्यूचुअल फंड कि अल्फा जनरेशन, और कैसे आपके डाउनवर्ड को कैसे रोका जा सके, और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। पोर्टफोलियो में एक बात तो पक्का है कि आपको इसको रिव्यू करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है और बदलाव करते रहना है। लेकिन इसमें जो सिंह साहब ने कहा उसमें मैं एक ही बात जोड़ूंगा कि जहां तक हो सके आप प्रोफेशनल के ऊपर रिलाई कीजिए, यानी आप खुद से ज़्यादा डिसीजन लेने की जगह आप फंड मैनेजर पे ज़्यादा डिसीजंस छोड़िए। अगर आप खुद से तय करेंगे कि मैं इतना डेट में, इतना इक्विटी में लगाऊं, उससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि आप वो पूरा पैसा एक बैलेंस फंड में डालें जहां पर वो फंड मैनेजर खुद तय कर ले। बिल्कुल, इसके अलावा और भी कई सारे डोंट्स हैं जिन पर हमें बात करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। और कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं तमाम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के एड्रेसेस पर। एक्सेस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। शो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं जहां पर हम डोंट्स की बात करेंगे। वो तमाम चीज़ें जो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं करनी है, इन्हें अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले तो सेविंग्स में पैसे मत रखिए बहुत लंबे समय तक। सेविंग्स अकाउंट में ही हम जमा करते रहते हैं पैसे और वहां से कहीं निकाल के निवेश नहीं करते हैं। तो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि अभी आज की डेट में अगर आपके पास पैसा सेविंग्स में पड़ा है और अभी आपके पास उसको डालने के लिए 3 साल से कम समय है, तो पहला तो यही है कि सबसे पहले तो उसको सेविंग्स में से निकालिए और उसको आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए। ओके। और उसमें सेफेस्ट जो आज की डेट में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो ओवरनाइट फंड है जो कि CBLO में पैसा लगाता है सिर्फ, कॉल मनी में, 0 क्रेडिट रिस्क, 0 इंटरेस्ट रेट रिस्क, और उस फंड में भी आपको 6 से साढ़े, मतलब वो जो पॉलिसी रेट के इधर उधर 10-20 बेसिस पॉइंट का जो खर्चा रहता है उसको निकालने के बाद आपको 6% के करीब इंटरेस्ट बन जाएगा। और बिल्कुल सेफ। अब ये तो पहला सवाल है कि सेविंग में ना रख के इसमें। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पे याद आई, कुछ जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, नए प्राइवेट बैंक्स हैं, वो इस समय आपको सेविंग्स पे स्कीम देते हैं कि अगर आप कम से कम लाख रुपए रखें तो आपको 4% नहीं, फिर हम 5% देंगे, अगर 10 लाख से ऊपर रखें तो हम आपको 6% देंगे। ऐसी स्कीमें चलती हैं। तो ये सीधे तौर पे इन म्यूचुअल फंड से कम्पीट कर रहे हैं, ये कहना चाहिए फिर? नहीं, देखिए, कम्पीट की बात नहीं करूँगा मैं। देखो, जो भी बंदा आज की डेट में अगर पॉलिसी रेट 6.25% या 6% है, और जो भी व्यक्ति आज की डेट में अगर कोई बैंक 6% आपको सेविंग्स में दे रहा है और उसके अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी हैं, ये मान के चलना चाहिए कि 1 से 1.5% उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। अगर वो पॉलिसी रेट से ज़्यादा रेट आपको दे रहा है तो नेचुरली ही इज़ पुटिंग मनी समवेयर एल्स। और एक चीज़ जो आज की डेट में आपको ये भी मिलना चाहिए कि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हिस्टोरिकली कहते हैं कि हिंदुस्तान में बैंक फेल नहीं होते, पर ऐसा नहीं है कि ग्लोबली ऐसा नहीं हुआ, बैंक फेल होते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ, परंतु ये देखना चाहिए कि मेरे को सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है या रिस्क की डेफिनेशन क्या है। अगर आप ज़्यादा ब्याज देने वाले किसी उसमें पैसा डालते हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आप रिस्क ऑलरेडी ले रहे हो उसमें। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो रिस्क को आपको वे करना चाहिए कि फिर मैं इधर लगाऊं या पैसा किसी ऐसी जगह लगाऊं जहाँ पे मेरे को रिस्क थोड़ा ज़्यादा पर मेरे को रिटर्न इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। तो इट्स एब्सोल्युटली राइट, पीपल आर, देयर आर सम बैंक्स व्हिच आर गिविंग हायर रेट, बट ये जो पॉलिसी के हिसाब से जो CBLO में पैसा डालने वाला है, तो आज ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई व्यक्ति 6% पैसा दे रहा है या 7% पैसा दे रहा है, ऐसा तो नहीं है पूरा सेविंग्स उसके पास चला गया है। तो देयर इज एन इशू, पीपल स्टिल, द पीपल हु आर पेइंग लेस इंटरेस्ट, मोर मनी इज लाइंग देयर। लोगों का रिस्क परसेप्शन है, क्योंकि रिस्क परसेप्शन अभी सबसे कम इंटरेस्ट रेट देने वाले बैंक में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं, या वाइस वर्सा। जैसे SBI अक्सर हम देखते हैं कि दूसरों से कम रेट। अगर आप रिस्क परसेप्शन के हिसाब से देख रहे हो तो मिनिमम, तो उसके सामने क्या है, अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन द लो और ए गुड प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक
जो हमारे हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर बड़े बैंक हैं, उनमें पैसा रखना है या लिक्विड में रखना है, मैं उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ. दिस एक्सेप्शन आई एम लिविंग, जस्ट दिस इज एन एक्सेप्शन, ये रहेगा वहाँ पे. लेकिन आगे बढ़ाएं तो हमें इन्फ्लेशन रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए और उसके मुताबिक ही अपने लक्ष्यों को डिज़ाइन करना चाहिए. इन्फ्लेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा डोंट है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में. हाँ, तो जैसे आपने जो कहा था कि सेविंग बैंक में पैसे ना रखें, उसी को दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो रिस्क ना लेने की गलती कभी ना करें. जीवन के साथ ही रिस्क है. जब से आपने पहली सांस ली तब से ये रिस्क था कि वो सांस आप ले पाएंगे या नहीं, और जब तक चलेगी तब तक रहेगा. तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आमतौर पे महंगाई से कम होगा, जहाँ जीरो रिस्क होगा, और वो आपके पैसे दरअसल बढ़ेंगे नहीं, आपकी कोई वेल्थ क्रिएट होगी नहीं कभी. तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना रिस्क लेना है ये आपको ज़रूर खुद से असेस करना होगा. तो महंगाई एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क है जो आपने बताया. बिल्कुल सही बात है कि आपको कहाँ पर रिटर्न मिल रहा है. कोई भी पॉलिसी, कोई भी निवेश कभी आपके सामने आए, सबसे पहला सवाल आप यही पूछिए कि क्या महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है. और अगर आप ये काम करेंगे तो जैसे कि हम इंश्योरेंस एंडाउमेंट स्कीम्स की बात कर रहे थे, शायद वो पॉलिसी आप नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको महंगाई से भी कम रिटर्न मिला है. पिछले 20 साल का रिकॉर्ड आप देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का उठाकर देख लीजिए, और वो आपको वो आंकड़े देंगे अगर आप उनसे मांगेंगे तो ये तो सबसे बड़ा, सबसे अहम क्राइटेरिया है ही. और रिस्क लेना है, और इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तरीका क्या है कि आपको अगर अपने गोल क्लियर है तो आपको अंदाजा होगा कि मुझे कितना तक रिस्क मुझे लेना है. और रिस्क को आप इस तरह से समझिए कि आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा अपने पैसे वापस लेने के लिए. समय पर पैसा नहीं मिलेगा, पर अगर आप क्वालिटी एसेट्स पे है, चाहे वो प्योर इक्विटी ही क्यों ना हो, आपने खुद से शेयर ही क्यों ना लिए हो, अच्छी कंपनी के लिए है, तो पैसे आपके वापस आएंगे. लोग इस डर से कि बाजार गिरेगा आप पैसे लगाते ही नहीं है. तो अगर आप बाजार गिरेगा तो बाजार चढ़ेगा भी, और गिरेगा इसलिए क्योंकि चढ़ा था. तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. बाजार सिर्फ गिरता है और हर रोज भाव आते हैं, इसलिए आप उससे डर ना जाएं और रिस्क लेने से भागे नहीं. लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी बहुत ही सेफ है, इसलिए सेफ है क्योंकि उसका टिकर नहीं चलता CNBC आवास पे, और स्टॉक का तो टिकर रोज चलता है, इसलिए आपको लगता है ये तो रोज घटते बढ़ते हैं. लेकिन आप देखिए कि प्रॉपर्टी पिछले 5 सालों में क्या उसने आपको रिटर्न दिया, और क्या शेयर बाजार ने आपको रिटर्न दिया, तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क है. आपने जो प्रॉपर्टी में पैसे लगाए, अगर वो शेयर बाजार में लगाए होते तो पिछले 5 साल के बाद अब आप एक की जगह 2 घर ले पाते शायद. तो ये केवल उतार चढ़ाव देख करके लोग डर जाते हैं, रिस्क ले नहीं पाते. तो वो रिस्क लेना बेहद ज़रूरी है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है. नो, रिस्क की भी परिभाषा जो है ना प्रदीप जी, वो बदलती जाती है. बिल्कुल. हर एक व्यक्ति के लिए रिस्क की परिभाषा अलग है. आपने जो रियल एस्टेट की बात की या मकान की बात की, मैं आपको अपना खुद का एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास एक घर था जो मैंने किराए पे दिया हुआ था. मैंने उसको बेच दिया. उसको बेच के मैंने उसका जितना पैसा मिला उसका आधा पैसा आर्बिट्राज फंड में डाल दिया. यहाँ आर्बिट्राज फंड क्या होता है, ये बहुत ही एक सेफ विकल्प है जहाँ पे आपको 5 से 5.5% तक मंथली एक टैक्स फ्री रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी में मंथली डिविडेंड मिलता है. तो अभी वो जो आधा पैसा है मेरे को, जितना मेरे को किराया मिल रहा था उससे ज़्यादा डिविडेंड मेरे को हर महीने आता है, और आधा पैसा अभी पड़ा हुआ है, और उसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ. पूरा पैसा रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में रख के मैं उससे ज़्यादा ले रहा हूँ. और देखो, एक यूनानिमिटी भी है कि आज की डेट में आमतौर पे किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के आप पास चले जाइए तो आने वाले टाइम में जितनी रियल एस्टेट इन्वेंट्री इकट्ठी हो चुकी है, उस हिसाब से आने वाले 3, 4, 5 साल में ऐसा नहीं है कि कैपिटल गेन या एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा कोई रियल एस्टेट में होने वाला है. तो अगर आज की डेट में हमने देखा बहुत से लोग, ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, अभी उनको लग रहा है कि ज़ीरो रिटर्न है ना, तो उधर इंटरेस्ट जो रेंट का परसेंटेज है वो 1.5-2% है, और उनके पास विकल्प है, वो जो रेंट है वो भी इवन इन्फ्लेशन को कवर नहीं कर रहा. तो दे आर सेलिंग द फिजिकल एसेट्स एंड कमिंग इनटू द फाइनेंशियल एसेट्स. और फाइनेंशियल एसेट्स में रिस्क पैरामीटर को देखते हुए वो इक्विटी में एक्सपोजर भी ना लेके, क्योंकि उनको टाइम नहीं मालूम. अगर उसको मालूम है कि मेरा 5 साल के लिए है तो सीधा ही शुड पुट मनी इन इक्विटी फंड. तो यहाँ पे दो चीज़ों का लेकिन ध्यान रखिए. पहला कि आप रेंट यील्ड को जब आप डेट की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर फर्क यह है कि आपका कैपिटल गेन नहीं होगा, ये सिंह साहब ने एज्यूम कर रखा है. दूसरी बात, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप कम से कम 10 साल का नजरिया लेते हैं तब आप रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं, उससे पहले नहीं. और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ 7, 8, 10 साल के बाद आपको इतना रेंट आता है कि फिर वो आपकी EMI
उससे ही कवर की जा सकती है। ओके, तो उतना लंबा व्यू रखना होगा, तब आप ये डिसीजन ले पाएंगे। ऑलराइट, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लानिंग पे हमने चर्चा कर ली है आज। डूज एंड डोंट्स की ये तमाम बातें आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट नोट डाउन करने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको अप्लाई भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल पहला कदम के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। और आपके जहन में कोई भी सवाल है तो फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स भी हमने शुरू किया है जिसे आप पहला कदम की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं। नमस्कार।